हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ्स और जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था यूनिट थर्ड आपको मैं स्टार्ट कर चुका था और उसके बारे में मैंने यूनिट का जो नाम था उस पर चर्चा की थी। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये था आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आपने उसके बारे में सोचा होगा घर पर, तो आपको समझ में आया होगा क्या होता है लीनियर पेयर इक्वेशन। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है। ये इसमें क्या है, 3-4 मेथड पढ़ना होती है आपको, तो कंफ्यूजन होता है, तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू आप इसको क्लियर कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ अ पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। देखो इसमें क्या दो मेथड पढ़ेंगे हम, एक ग्राफिकल मेथड जिसको बोलते हैं ग्राफीय विधि और दूसरी है अलजेब्रिक मेथड जिसको बोलते हैं बीजगणितीय विधि। अब यह ग्राफिकल मेथड की कोई मेथड नहीं है। अगर बीजगणितीय विधि में जाएं, हम अलजेब्रिक मेथड में जाएं, तो इसकी भी 3 मेथड है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। हिंदी मीडियम वालों को शायद देखने में प्रॉब्लम आए, तो आप यहाँ देखें जरा। जो फर्स्ट मेथड है इसकी वो है प्रतिस्थापन। क्या है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। और जो सेकंड मेथड है इसमें एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। और जो थर्ड मेथड है आपकी वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि। इसको क्या बोलते हैं? वज्र गुणन विधि। तो आप इस टाइप का फ्लो चार्ट बना लें जिससे आपको ये दिमाग में फ्लो चार्ट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। अब आपको ये जो मेथड है ग्राफिकल मेथड, ये लगभग 2009 या 10 के बाद देखने को नहीं मिली। आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इस पे हमें कम फोकस करना है। अगर आती है तो इसके और में ये रहेंगे। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक मेथड, तो इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। अलजेब्रिक जो बीजगणितीय विधि होती है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड ये ज्यादा इंपोर्टेंट होती है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ये ज्यादा इंपोर्टेंट होती है, ठीक है। और तीसरी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उसको भी हम देखेंगे। तो ये फ्लो चार्ट आप बिल्कुल ऐसा बना लें जिससे आपको ये मेथडों में कंफ्यूजन ना हो। अब आगे देखें। मैं आपको एक टेबल और बनवा रहा हूं जिससे आपके जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है वो आने के चांसेस रहते हैं। अलजेब्रिक कंडीशन, ग्राफिकल अलजेब्रिक कंडीशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन। और अगला है अलजेब्रिक इंटरप्रेशन। इंटरप्रेशंस। और नेक्स्ट है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अलजेब्रिक कंडीशन फर्स्ट है आपका, और दूसरा है अलजेब्रिक कंडीशन में लिख सकते हैं अनुपातों की तुलना। या हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अनुपातों की तुलना। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय
निरूपण। इसके बाद एल्जेब्रिक, तो इसमें लिखेंगे बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। और फोर्थ कंडीशन है संगत और असंगत, संगत या असंगत। तो ये कंडीशंस आपको पढ़नी है। इनमें देखें जरा, यहां से आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। कंडीशन अगर एल्जेब्रिक कंडीशन में देखें, अनुपातों की तुलना देखें, तो फर्स्ट होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। इस कंडीशन में अगर हम ग्राफिकल में चलें तो ग्राफिकल में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा। इसके बाद एल्जेब्रिक बीजगणितीय निरूपण में अगर हम चलें तो बीजगणितीय निरूपण में होगा यहां पर केवल एक हल। क्या होगा, एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक या अद्वितीय हल। यहां लिख सकते हो आप यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। इसके बाद कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, संगत या असंगत में अगर हम चलें तो क्या होगा, यहां पर कंसिस्टेंट होगा, संगत होगी रेखा। कैसी होगी, संगत होगी। दूसरी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो ग्राफिकल में अगर हम यहां चलें तो लाइनें कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। इसका हिंदी मीन्स देखें अगर तो रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती रेखा। ये मैं सब बताऊंगा क्या होता है संपाती, क्या होता है आपकी प्रतिच्छेदी, हम सब देखने वाले हैं। टेबल क्लियर कर दें पहले। अगर हम इसमें एल्जेब्रिक में चले तो कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। इसके बाद आगे चले अगर तो यहां से कंडीशन क्या बनेगी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, असंगत। यहां कैसी होंगी रेखाएं, असंगत। और तीसरी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। इसमें रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं रेखाएं। कैसी होती हैं रेखाएं, इसमें संपाती रेखाएं होती हैं। संपाती मतलब कोइंसिडेंट, यहां ये गलत हुआ है, संपाती। बेटा यहां इसको आप सही कर लीजिएगा, ये गलत हो गया है। यहां होंगी कोइंसिडेंट की प्लेस पर होंगी समांतर रेखाएं होंगी। बेटा यहां पर क्या होंगी, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा। इस कंडीशन में क्या होंगी, आपकी पैरेलल लाइंस होगी और यहां होंगी कोइंसिडेंट। इसके बाद यहां अगर चले तो अनंतः अनेक है, मैनी सॉल्यूशन,
मैनी सॉल्यूशन, अनंतः अनेक हल। और अगर इसमें चलें तो यहां पर क्या होगा, आपका कॉन्सिडेंट होगा, संगत होगी, संगत। अब देखें इस टेबल को जरा, ये आपके तीन क्या है, एल्जेब्रिक है, अनुपातों की तुलना है, ये फॉर्मूले भी है, मैं आगे बताने वाला हूं। जब आपको ये कंडीशन होगी a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, तो इसमें रेखाएं कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, मतलब एक दूसरे को वो क्या कर रही होंगी, काट रही होंगी। अगर एल्जेब्रिक में चले, बीजगणितीय निरूपण में चले, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। इसके बाद कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में चले, तो ये कंसिस्टेंट होती है, संगत होती है। कैसी होती है, संगत भुजाएं होती हैं। संगत समझते हो आप, एक दूसरे के कंसिस्टेंट में चले। इसके बाद a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। ये लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, जिस पर ग्राफिकल में, ग्राफीय निरूपण में, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगी, मतलब असंगत होगी, इनकी कोई संगति नहीं होगी। थर्ड है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। यहाँ क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, संपाती रेखाएं होंगी। ये क्या होती है संपाती रेखाएं, ये है जैसे एक लाइन और दूसरी लाइन भी यहाँ से उठी और ये ऐसे ऐसे इसके पैरेलल जाने, इसके साथ चली जाती है, ऐसे कहीं फिर झुकेगी फिर उठेगी, तो ये होती है संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट रेखाएं, लाइन। इसके बाद यहाँ होता है मैनी सॉल्यूशन, अनंतः अनेक हल। यहाँ क्या होता है, कंसिस्टेंट, संगत। तो आपको ये टेबल याद रखनी है, और ये आपकी बुक में भी दे रखी है, यहाँ से ऑब्जेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। ये आपकी बुक में दे रखी है, उसमें भी आप देख सकते हैं, अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो। शायद ये अकेला ये पॉइंट नहीं मिलेगा उसमें, बाकी ये 1 2 3 ये 3 पॉइंट मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये 3 फॉर्मूले होते हैं और इनको आप स्टार लगा के लिखें, यहां से आने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट 99% इन 3 फॉर्मूलों से बन के आएगा। जब निकाय का if the system will have unique solution, यदि निकाय का एक अद्वितीय हल हो, तो क्या होता है इस कंडीशन में, फॉर्मूला होता है a1/a2 does not equal b1/b2। When the system will have unique solution, जब निकाय का एक अद्वितीय हल हो तो a1/a2 does not equal होता है b1/b2। दूसरा, when the system will have
नो सॉल्यूशन। जब निकाय का कोई हल ना हो तो, जब निकाय का कोई हल ना हो तो इस कंडीशन में क्या होता है फॉर्मूला, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तीसरा फॉर्मूला होता है when the system will have infinitely many solutions। जब निकाय के अनंतः अनेक हल हों तो, जब समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हों तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये तीन फॉर्मूलों से 99% आपको ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन फंस जाएगा। तीन फॉर्मूले, पहला था यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय है, जो फर्स्ट था वो क्या था, यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय है, वो था a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। और सेकंड है व्हेन द सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन। आपको केवल ये इतनी कंडीशन याद रखना है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल ना हो, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। और तीसरा फॉर्मूला व्हेन द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जब समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हों तो ये होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। अब आपको ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप से घुमा सकता है, उसने आपको ये कंडीशन दे दी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तो समीकरण निकाय के हल होंगे, और ऑप्शन में दे दिया अनंतः अनेक हल, कोई हल नहीं और अद्वितीय हल। तो इस कंडीशन में आंसर क्या होगा, अनंतः अनेक हल। या फिर वो पूछ ले कि अनंतः अनेक हल की कंडीशन होगी when the system will have infinitely many solution, अनंतः अनेक हल की कंडीशन होगी, और तीन ऑप्शन 1 2 और 3 ये डाल दे और चौथा को कुछ भी डाल दे, तो आपको ये कंडीशंस पता होना चाहिए। यहाँ से 99% आपका ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन इन तीन फॉर्मूलों से, और वो टेबल अगर आपने पढ़ ली तो फिर 100% स्टेप हो जाता है ना, टेबल और ये तीन फॉर्मूले, तो आपका ओटी टाइप का जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा, गलत होने के कोई चांसेस नहीं। तो अभी तक हमने जो थर्ड यूनिट में देखा वो केवल उस यूनिट पर पहुंचने के लिए हमने जो रास्ता अभी तक का अपनाया है वो सफर था। उस यूनिट का जो मेन होता है, जो भी बेसिक बातें होती हैं वो चीजें हमने देखी, और अब हम चलेंगे यूनिट पर, और अब हम सवाल करने में सक्षम हैं, सवाल कर सकते हैं। सवालों में भी कहीं ना कहीं आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी आगे, और इसमें ऐसा हटके कुछ नहीं मिलेगा जो हमने अभी तक इसका बेसिक ना देखा हो। तो आप याद रखिएगा, एक तो फ्लो चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि इसमें हम दो टाइप की मेथड पढ़ते हैं, एक अलजेब्रिक और एक ग्राफिकल। फिर अलजेब्रिक के अंतर्गत हम तीन मेथड पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ग्राफिकल में कोई मेथड नहीं होती है। हमने वो फ्लो चार्ट देखा, फ्लो चार्ट में हमने देखा कि एक इसमें ग्राफिक विधि होती है, एक बीजगणितीय विधि होती है। बीजगणितीय विधि में तीन विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। इसके बाद हमने टेबल देखी, और टेबल में भी हमने 4 कॉलम बनाए थे, और चारों में अलग अलग चीजें देखने को मिली। इसके बाद हमने 3 ये सूत्र देखे, तो ये इसका क्या था, बेसिक निचोड़ था जो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम यूनिट पे आराम से दौड़ लगा सकते हैं। तो आप ये
जितना भी इसका जो बेसिक मैंने बताया इसको याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। इसके बाद हम आगे इसके सवालों पे एक्सरसाइज 3.1 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।